डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर की इस क्लास में लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोक प्रशासन और राजनीति, लोक प्रशासन और कानून, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और मनोविज्ञान आदि की संबंध में चर्चा करेंगे। मनुष्य का जीवन सामाजिक है और उसके इस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं: प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। प्रशासन, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र आदि विषय किसी भी प्रकार से एक दूसरे से सर्वथा असंबद्ध नहीं होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन विषयों में परस्पर अनेक अंतर होते हुए भी संबंध होता है। लोक प्रशासन सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और गतिशील रखने वाली शक्ति होता है। राजनीति शास्त्र सामाजिक जीवन के वर्तमान और अतीत के राजनीतिक स्वरूप और सिद्धांतों की विवेचना करता है, तो लोक प्रशासन का आधार राजनीति विज्ञान पर स्थिर है। वहीं अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन के आर्थिक लक्ष्यों, व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। तो कानून जो है वो सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक स्वरूप से संबद्ध है। ये सामाजिक विज्ञान परस्पर संबद्ध तो होते हैं, लेकिन साथ में इनकी अपनी स्वतंत्रता होती है, अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। अब हम लोक प्रशासन और राजनीति के संबंध को देखेंगे। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में राजनीति और लोक प्रशासन का सबसे अधिक संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जो पहले के या प्रारंभिक विचारक हुए, उन्होंने राजनीति और लोक प्रशासन को एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास किया था, लेकिन आज ये दृष्टिकोण अव्यावहारिक लगता है। आज के लगभग सभी विद्वान इस बात को मानते हैं कि राजनीति पर प्रशासन और का साथ है, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते हैं। एक के सहयोग के बिना दूसरा निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है। इसके अंतर्गत हम परंपरागत दृष्टिकोण को देखें तो प्राचीन विचारकों में वुड्रो विल्सन ने जो दृष्टिकोण अपनाया, उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन के बीच मौलिक भेद यह है कि प्रशासन जो है राजनीति से बाहर है। प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है, लेकिन फिर भी इसको ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि प्रशासकीय तत्वों में हस्तक्षेप कर सके। प्रोफेसर गुडनाउ के अनुसार भी प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो राजनीति से संबंधित नहीं है। वास्तव में ये विचार वर्ग राजनीति को सत्ता का विज्ञान मानते हुए मूल रूप से नीति निर्धारक कला मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है, जिनकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है कि वे नीति निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते हैं। उनकी भूमिका का निर्धारण राजनीति द्वारा होता है। वे राजनीतिज्ञों के प्रति निष्ठावान रहते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के बाद हम अगर आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करें तो आज के समय में परंपरागत दृष्टिकोण को अव्यावहारिक मानने जाने लगा है। राजनीति और प्रशासन एक दूसरे में अदृश्य रूप से समाविष्ट रहते हैं। व्यावहारिक धारणा के रूप में दोनों के मध्य भेद है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है।
प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीति द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करना कठिन है, और इसी प्रकार यदि राजनीति द्वारा नीतियों का निर्धारण न हो तो प्रशासन भी जो कार्य करेगा उससे भटक जाने का भय रहेगा। इसलिए लूथर गुलिक की मान्यता है कि राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीति और प्रशासन में अनेक अंतर बतलाए जा सकते हैं। एक अस्थायी है तो दूसरा स्थायी। एक दलीय राजनीति से संबंधित है तो दूसरा तटस्थ। एक सामान्य व्यवसायी व्यक्ति है तो दूसरा विशेषज्ञ। एक संयोजक है तो दूसरा निष्पादक। एक निर्णयकर्ता है तो दूसरा परामर्शदाता आदि। किंतु हम ये कह सकते हैं कि ये सभी अंतर जो हैं मात्रात्मक हैं, प्रकारात्मक नहीं। ये अंतर प्रशासन और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं। यदि दोनों को अलग किया भी जाए तो दोनों की सीमा रेखाएं अनेक स्थानों पर इतनी मिली हुई हैं कि एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने का प्रयत्न अव्यावहारिक होगा। राजनीति और प्रशासन का परस्पर संबंध और प्रभाव के अंतर्गत दोनों के बीच संतुलन की स्थापना की जानी चाहिए। डॉक्टर MP शर्मा का मानना है कि राजनीति और राजनीतिज्ञों को प्रशासन के व्यापक उद्देश्यों की परिभाषा और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की चेष्टा तक ही सीमित रहना चाहिए। ये राजनीतिक सत्ता ही प्रशासन की चालक शक्ति है और प्रशासकों का कार्य क्षेत्र नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य व सूचनाएं जुटाना, सुझाव देना, आलोचनाएं करना तथा उनके निर्माण के पश्चात उनको क्रियान्वित करने तक ही होना चाहिए। जब तक ये बात रहेगी तब तक नीतियों के विषय में अंतिम निर्णय सत्ताधारी राजनीतिज्ञों के हाथों में रहेगा और तब तक लोकतंत्र बना रहेगा। ही राजनीतिज्ञ भी ये स्वीकार करते हैं कि वे नीतियों के क्रियान्वयन के विषय में विशेषज्ञ नहीं है, तब तक प्रशासन भी सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। राजनीतिज्ञ और प्रशासन के कार्य क्षेत्रों के मध्य एक निश्चित विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करने के लिए दोनों के मध्य भेद की उपेक्षा करने के स्थान पर उसे ध्यान में रखना अधिक लाभदायक होगा। राजनीति और प्रशासन के बीच व्यवहारिक व्यवस्था के विकास में स्वस्थ परंपराएं प्रभावशाली सिद्ध होती हैं, सहयोग करते हुए संघर्ष की संभावना को टाल सकते हैं और भारत में राजनीतिज्ञों और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच सहयोग का सूत्र रहता है, सहयोग बना रहता है। पिफनर ने अपने विवरण के आधार पर कहा कि प्रशासकीय और राजनीतिक अधिकारियों के बीच कार्यों की सूचियां तो बनाई जा सकती हैं, पर ये कार्य राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से अलग नहीं करते, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही इन कार्यों का संपादन संभव है। सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि चाहे राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से भिन्न लगें तथा इनमें कार्यों का अलग अलग विभाजन हो, लेकिन उनकी निकटता, अंतर्निर्भरता और अन्योन्याश्रितता से इनकार नहीं कर सकते हैं। वास्तव में राजनीति और लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है, किंतु इसके विपरीत यह भी मानने योग्य बात है कि लोक प्रशासन राजनीति का दिशा निर्देशन देता है। दोनों के संबंध के विवेचन में हमें अतिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। लोक प्रशासन और कानून के मध्य संबंध जो है वो बहुत घनिष्ठ हैं। विल्सन के शब्दों में लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून का व्यापक अधिशासी स्वरूप बन जाता है। लोक प्रशासन और कानून के घनिष्ठ संबंध को हम विभिन्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, लोक प्रशासन देश के कानूनों के अंतर्गत ही कार्य करता है। प्रशासक ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो कानून के विपरीत हो। प्रोफेसर MP शर्मा के अनुसार प्रशासन कोई कार्य भी केवल तभी कर पाता है जबकि विधि उसे वैसा करने की अनुमति देती है।
सेकंड, कानून निर्माण के साथ भी लोक प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश विधेयक विभिन्न प्रशासकीय विभागों के प्रयास पर आरंभ किए जाते हैं और उनको प्रारंभिक प्रारूप प्राय विभागों की इच्छानुसार तैयार किया जाता है। आधुनिक युग में प्रदत्त व्यवस्थापन का जो प्रचलन हो रहा है, ये जो प्रदत्त व्यवस्थापन की जो व्यवस्था है वो अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, जिसके अनुसार प्रशासकीय अधिकारी और विभाग नियमों आदि के रूप में एक बड़ी संख्या में कानूनों का निर्माण करते हैं। समयाभाव के कारण संसद इन सीमाओं के अंतर्गत कानून निर्मात्री शक्तियां कार्यपालिका को सौंप देती है। प्रशासन के उत्तरदायित्व को वहन करने के क्षेत्र में कानून एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन कोई अनधिकृत कार्य करता है और वैधानिक सत्ता का उल्लंघन करता है तो न्यायालय प्रदत्त कानून के अनुसार उसे रोकते हैं। कानून प्रशासन को नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने से भी रोकता है। प्रशासन केवल एक कानून अथवा वैधानिक विषय ही नहीं है। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार विधि के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन को स्वयं विवेक की शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वे तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके और प्रसंग एवं परिस्थिति के अनुसार साधनों का चयन कर सके। सामाजिक और आर्थिक कानून के निर्माण में भी प्रशासन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कानून के मौलिक विचारों में परिवर्तन लाने में भी प्रशासन की प्रमुख भूमिका होती है। लोक प्रशासन और संवैधानिक कानून में घनिष्ठ संबंध होता है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों की घनिष्ठता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आज हमारे युग में लोक प्रशासन पर आर्थिक समस्याएं छाई हुई हैं। दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हुए एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यदि लोक प्रशासन अर्थशास्त्र को संगठन प्रदान करता है तो वहीं अर्थशास्त्र प्रशासन को संगठन के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करता है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंध को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया का स्वरूप प्रशासकीय भी होता है। आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में व्यवस्था कायम रहे और ये व्यवस्था प्रशासन का मंत्र है। यदि प्रशासन शिथिल और गतिहीन होगा तो समाज में न्याय, शांति, व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक क्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। अव्यवस्था की स्थिति में आर्थिक योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अनेक आर्थिक विषय लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कर एक आर्थिक विषय है जो लोक प्रशासन का विषय भी है। इसी प्रकार बजट का संबंध लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र दोनों से होता है। राष्ट्रीयकरण को हम केवल एक आर्थिक प्रश्न ही नहीं कहेंगे बल्कि ये लोक प्रशासन का एक गंभीर विषय है। इसी का जो हम थर्ड बिंदु की चर्चा करें तो आज का युग जो है आर्थिक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता का है। अतः राज्य के लिए आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें, उन्हें आर्थिक सहायता दे और विदेशी व्यापार का सबब न करें। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक हो गया है कि राज्य अथवा दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोक प्रशासन व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करे। भारत में सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यों का ही सूचक है। आज के समाजवाद का आधार आर्थिक है। शासन व्यवस्था को समाजवादी विचारों ने प्रभावित कर रखा है और प्रशासन का लक्ष्य समाजवादी आदर्शों का व्यापक और सफल क्रियान्वयन हो गया है। आज के आर्थिक युग में एक व्यक्ति ही आर्थिक क्रियाएं पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज का आर्थिक ढांचा व्यक्ति तथा उसके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। समाज में कृत्रिम आर्थिक प्रतियोगिताएं हावी न हो, इसके लिए आर्थिक शोषण की प्रवृत्तियां न पनपें, एकाधिकारपूर्ण स्थितियां पैदा न हो, आर्थिक विषमताओं का विस्तार न हो।
इन सब बातों के लिए ये जरूरी है कि लोक प्रशासन अनुचित आर्थिक क्रियाओं को प्रतिबंधित करे, आर्थिक क्षेत्र में प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित करे। वर्तमान युग नवीन विचारों और अधिकाधिक नवीन प्रयोगों का युग है। नवीन आर्थिक विचार प्रशासन के संगठन और प्रशासनिक रीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में राज्य के प्रवेश के फलस्वरूप नए प्रकार के प्रशासकीय संगठनों अर्थात सार्वजनिक निगमों का उदय हुआ है। साथ ही व्यक्तिगत संपत्ति का नियमन आदि करने की दृष्टि से प्रशासकीय विधि तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरण पद्धति विकसित हुई है। लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं में व्यापारिक रीतियों की अधिकाधिक मात्रा में लागू करने की प्रवृत्ति पनप रही है और इस दिशा में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन घनिष्ठ रूप में संबंधित है और एक दूसरे को अनेक रूप में प्रभावित करते हैं। अब हम लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के मध्य संबंध का अध्ययन करें तो पाएंगे कि मनुष्य का प्रत्येक आचरण किसी न किसी मनोवैज्ञानिक कारण से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान समाज में मानवीय आचरण का, मानवीय व्यवहार का अध्ययन है और लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन समाज में मानव प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक है। मानव क्रियाओं के साथ संबंधित कोई भी सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन में निहित मनोवैज्ञानिक तत्वों से अप्रभावित नहीं रह सकता है। लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक तत्वों का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज हम ये मानने लग गए कि लोक सेवकों तथा जनता के दृष्टिकोण और व्यवहार को मनोवैज्ञानिक कारण प्रभावित करते हैं। मानव का व्यवहार केवल औपचारिक प्रयत्नों से ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना आवश्यक है। कार्मिक और जनता को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और प्रवृत्तियां किसी भी संगठन के व्यवहारिक संचालन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध होते हैं तो संगठन का स्वरूप सर्वथा अलग प्रकार का होता है, भिन्न प्रकार का होता है और मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्व देने के कारण ही आज के लोक प्रशासन में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। प्रोफेसर MP शर्मा के अनुसार प्रशासन में प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा तथा मनोबल की समस्याएं मूलतः मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। कार्मिक के चयन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है तथा कार्मिक प्रशासन पर मनोवैज्ञानिक धारणाओं का अधिकाधिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है। समितियों और सम्मेलनों द्वारा स्टाफ के साथ परामर्श की व्यवस्था, नियोजकों तथा कार्मिकों के मध्य पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले विटले परिषदों जैसे संगठन के केंद्रीय उद्देश्य से जागरूक करने के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण और लोक संपर्क की अधिकाधिक ध्यान अर्थात जनता को प्रशासन की नीतियों और उसके कार्यों से परिचित कराने तथा उसकी सराहना प्राप्त करने के लिए प्रशासन प्रचार, ये सब कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि प्रशासन से संबंधित विविध पक्षों के मध्य मनोवैज्ञानिक संबंधों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है और ये मनोवैज्ञानिक संबंध समुचित रूप में होने जरूरी हैं। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का संबंध देखें तो लोक प्रशासन समाजशास्त्र से भी संबंधित है। मानव व्यवहार के एक पक्ष का संबंध मनोविज्ञान से होता है तो दूसरे पक्ष का संबंध किससे होता है? दूसरे पक्ष का संबंध समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र मानव के उस व्यवहार से संबंधित है जो वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में या समूह के सदस्य के रूप में करता है। समाजशास्त्र में संस्थाओं और समुदायों के बीच मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है और लोक प्रशासन से उसका स्पष्ट संबंध है क्योंकि ये समूह और संस्थाएं लोक प्रशासन को प्रभावित करती हैं। समाजशास्त्र जिन सामाजिक संबंधों की व्याख्या करता है, लोक प्रशासन उनकी व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सामाजिक जीवन समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य लोक प्रशासन संपन्न करता है।
अतः सामाजिक पर्यावरण के बीच मानव संबंधों का निर्माण होता है और लोक प्रशासन किसी भी रूप में सामाजिक पर्यावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन लोक प्रशासन को अनेक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। समूह के उत्पन्न होने, उनकी कार्यप्रणाली और अपने सदस्यों को प्रभावित करने की उनकी रीतियों आदि की समाजशास्त्र से बड़ी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। अतः उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। इसमें लोक प्रशासन लाभान्वित होकर अपने स्वरूप को अधिकाधिक सफल बना सकता है, अपने कार्यों को अधिकाधिक सफल कर सकता है और कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकता है। इतः लोक प्रशासन का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।